पाकिस्तान की पिछली 2-3 दिहाइयों में सबसे बड़ा इवेंट है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक डीजी आईएसआई या आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई हो। क्या साकिब निसार साहब तब भी हाथ जाएगा? क्या फौज के अंदर बैठे कुछ साबका लोग जो उस दौर में थे, जो भी बाकी बचे खुचे हैं, वो भी पकड़े जाएंगे? ख्वाजा आसद साहब का भी जिक्र करना है, साकिब निसार साहब का भी, फैसल वाडा का, सबका जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि होने क्या जा रहा है जो मेरी मालूमात है। कोई भी अफसर जो फौज में इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी काम करता है, वो चेन ऑफ कमांड के नीचे काम करता है। ये फौज है, ये इदारा है, ये हमारा मिशन है, ये हमारी सोच है और हम ये कर सकते हैं। अब सियासी जमातें सिर्फ अपनी अपनी मर्जी का बयानिया घड़ेंगी। हाँ, एक बात जरूर हुई है कि सोशल मीडिया की पल्स पे फर्क पड़ा है और उसके ऊपर जो असरात हैं वो आप ट्विटर पे, यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। आसान पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुशामदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। जनरल फैज़ हमीद, पाकिस्तान के पिछले 24 से 48 घंटों की सबसे बड़ी खबर यही है और यही रहेगी। फौज ने अपनी तहवील में ले लिया है, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। आगे क्या होने जा रहा है? इज दिस द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू और इज दिस एन एंड? ये है वो अहम सवाल जिसका जवाब खोजने की तमाम सहाफ़ी कोशिश कर रहे हैं। क्या साकिब निसार साहब तब भी हाथ जाएगा? क्या फौज के अंदर बैठे कुछ साबका लोग जो उस दौर में थे, जो भी बाकी बचे खुचे हैं, वो भी पकड़े जाएंगे? क्या इमरान खान साहब, 9 मई, पीटीआई, वो भी इसमें रगड़ी जाएगी? क्या नून लीग इस सब में से एक नया बयानिया तश्कील दे पाएगी? और जनरल फैज़ को जो पकड़ा गया है वो अब ही क्यों पकड़ा गया है? ये हैं वो 4-5 अहम सवाल जो आपके जहन में भी होंगे और जिनकी खोज लगाने की इस खाकसार ने भी कोशिश की है। सबसे पहली बात यह है कि ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है। पाकिस्तान की पिछली 2-3 दिहाइयों में सबसे बड़ा इवेंट है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक डीजी आईएसआई या आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई हो। जर्नैल लेवल तक, ब्रिगेडियर लेवल तक कार्रवाई होती रही है, लेकिन डीजीआई एक तसव्वुर भी नहीं पाया जाता था। सबसे पहले तो अपनी सियासी पसंद और नापसंद को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें और थोड़ा रैशनल होकर और प्रैग्मेटिक होकर इस इशू को समझने की कोशिश करें, अगर आप वाकई दिलचस्पी रखते हैं। क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा है कि हम सब अपनी मर्ज़ी का सच सुनना चाहते हैं, मर्ज़ी की सियासी बात सुनना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट हम कुछ सुने तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, हम डेस्परेट होते हैं फिर। और ये सबसे बड़ी वजह आजकल कि हम प्रैग्मेटिक नहीं हो पा रहे, रैशनली चीज़ों को देख नहीं पा रहे। आपने क्या ये देखा है, मैंने ख्वाजा आसद साहब का भी जिक्र करना है, साकिब निसार साहब का भी, फैसल वाडा का, सबका जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि होने क्या जा रहा है जो मेरी मालूमात है। लेकिन क्या आपने ये देखा है कि इंडियन चैनल्स ने इस खबर की ट्रीटमेंट क्या की है? क्या प्रोपेगेंडा किया है पाक फौज के खिलाफ, आईएसए के खिलाफ? तो सबसे पहली दलील जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर पाक फौज ने ये काम किया है तो इंतहाई सोच समझ के क्यों किया है और तमाम तर नताइज को जांचते हुए, जानते बूझते हुए ही क्यों किया है। उसका पहला सबूत मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि इंडियन चैनल्स पे जो प्रोपेगेंडा हुआ, एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी, एंटी आईएसआई, क्या उनके इल्म में नहीं था कि ऐसा होगा? क्या वो नहीं जानते थे कि अगर ऐसा हमने किया तो क्या हो सकता है? तो इसका मतलब है दे न्यू, कैलकुलेट किया हुआ था और इस सब को बेयर करने को वो तैयार थे और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया। वो जानते थे कि दुश्मन इस बारे में क्या साजिश करेगा और क्या प्लानिंग करेगा। नोइंग दिस ऑल, दे वेंट आफ्टर जनरल फैज़। एक दूसरा, इस इशू की टाइमिंग बहुत अहम है। लोग टाइमिंग के ऊपर बात करें लेकिन वजह नहीं बयान कर पा रहे। वजह यह है कि जब कोई अफसर रिटायर्ड होता है 2 साल तक के लिए वो पाबंद होता है कि सियासी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होगा, ज़ाब्ते का पाबंद है। तो जनरल फैज़ साहब दिसंबर 2022 में रिटायर्ड हुए थे, दिसंबर 2023 भी गुजर गया, दिसंबर 2024 आने वाला है, 2-4 माह रह गए हैं, तो इसलिए ये भी एक बड़ी अहम कैलकुलेशन है। इंटरनेशनली भी सिनेरियो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कुछ बदल सकता है, उसके असरात भी हो सकते थे। और फिर तीसरी सबसे अहम बात जो टाइमिंग की लोग बात करें उसमें एक एंगल मिस करें कि इत्तलात कुछ ऐसी हैं कि एक अप्रूवर जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ मिला है, जो उनके साथ काम करता रहा है, जो प्रोबेबली ओसी रैंक का था। उसके बाद इन तक हाथ डाला गया और एक अरसे से इदारा खोज में था, मालूमात इदारे तक पहुंच रही थीं और जब एक वादा माफ़ और एविडेंस कंक्रीट हुए तब हाथ डाला गया। अदरवाइज़ जनरल फैज़ कोई आम शख्स नहीं है, जनरल फैज़ कोई आम शहरी नहीं है। जनरल फैज़ पाकिस्तान के डीजी आईएसए रह चुके हैं, प्रीमियर मोस्ट इदारे के सरबराह रह चुके हैं और उनके बारे में एक तासुर था जब वो अपने ज़िम्मेदारियों पर मौजूद थे कि ही इज़ अ गो गेटर, कि बस काम दे दो, ये फिर
ऐसी की तैसी फेर देते हैं। तो गो गेटर का जहाँ बहुत खूबियाँ होती हैं वहाँ एक खामी भी होती है, ये बात समझने से ताल्लुक़ रखती है। वो खामी ये होती है, गो गेटर फिर परवाह नहीं करता नताइज की, परवाह नहीं करता ट्रेसेस की, तो कई फिर सबूत, ट्रेसेस ऐसे खला रह जाते हैं जो बाद में उसके सामने आ जाते हैं, तो एक वजह ये भी है। अब साकिब निसार साहब की तस्वीरें और एक दो और मिलिट्री जर्नैल जो थे पीटीआई के दौर में, उनकी तस्वीरें पब्लिक पे आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि अब इन तक भी आ जाएगा। मेरी इत्तलात इसके बरक्स है, क्योंकि आईएसपीआर की जो प्रेस रिलीज़ है वो बड़ी मुतय्यन शुदा इल्ज़ामात की हामिल है। एक बात ज़हन में रखें कि कोई भी अफ़सर जो फ़ौज में इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी काम करता है वो चेन ऑफ कमांड के नीचे काम करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़रा तवज्जो से मुझे आज सुने। चेन ऑफ कमांड, तो चेन ऑफ कमांड का हिसाब वो नहीं दे सकता। उसको एक ऑर्डर दिया गया, उसने वो ऑर्डर ओबे किया, ये उसकी जॉब है। तो चेन ऑफ कमांड के नीचे रहते हुए जो उसने काम काज किए उसके ऊपर सवाल नहीं हो सकता, वरना तो पूरी कमांड एंड चेन सिस्टम तबाह हो जाएगा। इसीलिए इस प्रेस रिलीज को दोबारा पढ़ें तो उसमें दो मुतय्यन शुदा इल्ज़ामात जो हैं उनका ताल्लुक चेन ऑफ कमांड से नहीं है। एक है टॉप सिटी का, जो कि इंडिविजुअल एक्ट बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, एक्सटॉर्शन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट गया, डिटेल्स आपके सामने है। और दूसरा है कि रिटायर होने के बाद 2 साल की जो कदगन है वो पूरी किए बगैर सियासी मामलात में उलझे रहे, सियासी साजिश में, सियासी राब्तों में वगैरह वगैरह। इसलिए उनके दौर में बेसित डीजीसी या बेसित जब वो कर्नल थे, मेजर थे, लेफ्टिनेंट थे, कैप्टन थे, ब्रिगेडियर थे, मेजर जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, कोर कमांडर, जो भी उनका ओहदा था, ओहदे के दौरान जो उन्होंने कुछ किया उसका जिक्र नहीं है। इसमें फ़र्क रखें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग दूर की कौड़ियाँ ला रहे हैं और ताने बाने में ला रहे हैं कि ए भी पढ़ा जाएगा, ए भी पढ़ा जाएगा, मेरा ख्याल है ये कब्ल अज़ वक्त है और इसकी ज़रूरत नहीं महसूस होगी। ये नोट कर लें। साकिब निसार साहब हूँ या दीगर माजी के चीफ जस्टिस साहिबान हूँ, उन तक हाथ नहीं जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का उनसे डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं बनेगा। फिर उस दौर के कुछ फ़ौजी अफसरान जो अभी भी फ़ौज में हैं उनकी तस्वीरें भी आई कि इन्होंने पढ़ो, ये सब भी नहीं होगा, क्योंकि मिलिट्री में जो कमांड एंड चेन और जो पर्सनल चेक का ताल्लुक है इदारा जाती वो बड़ा सख्त है और मिलिट्री ने उसे साबित किया है। और ये एक पैगाम भी था फॉर ऑल दोज हु आर रिटायर्ड एंड फॉर ऑल दोज हु आर अबाउट टू बी रिटायर्ड एंड हु आर स्टिल सर्विंग, जनाब ये फ़ौज है, ये इदारा है, ये हमारा मिशन है, ये हमारी सोच है और हम ये कर सकते हैं। तो इसलिए जो ठंडा मीठा पकवान या इनकलाब कहीं ना कहीं हल्की आंच पे पका रहे थे, उनके लिए इसमें बहुत बड़ा मैसेज था। एक तो बात ये है जो आपको शायद पसंद ना आए। दूसरी बात है जो शहीद अरशद शरीफ केस की है, फैसल वाडा साहब उसका भी जिक्र कर रहे थे, मैं सुना था रऊफ क्लासा साहब के साथ बात कर रहे थे। मेरी दुआ ख्वाहिश है कि अल्लाह करे जल्द से जल्द शहीद अरशद शरीफ केस जो है वो मनतकी अंजाम तक पहुँचे, जो ज़िम्मेदार हैं उनका तयन हो, उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए, चाहे वो जनरल फैज़ साहब हों, चाहे ए हो, बी हो, बाजवा साहब, जो भी हों, किसी का भी नाम ले लें। लेकिन जनरल फैज़ के इस जो फ़ौज ने उसने तहवील में लिया, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ किया, इसका ताल्लुक भी मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुझे लगता है शायद उससे ना बने। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रेस रिलीज मुतय्यन शुदा है, उसी की हद तक रहेगी, वरना जो पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये कहानी भी मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, एक बात मैं करूँगा जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की, आर्मी चीफ जब बनना था जनरल बाजवा के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब ने, तो 4-5 लोग सीनियर थे, जनरल साहिर थे, जनरल अज़हर अब्बास थे, जनरल नुमान थे एनडीयू वाले, जनरल आमिर थे कोयटा वाले, जनरल फैज़ हमीद तीसरे नंबर पर थे। तो ख़ाज़ साहब कह रहे थे कि जनरल फैज़ ने बड़ी माफ़ियाँ मांगी, मिन्नतें तरले की। एक और साहब ने फरमाया कि लंदन बैठी क़यादत से भी राब्ते किए। किसी ने कहा जी कि वो जनरल बाजवा भी चाहते थे फैज़ हमीद को मिलिट्री चीफ बनाया जाए या ना बनाया जाए। मैं सुन रहा था शाहज़ेब के साथ ख्वाजा साहब थे। एक बात मेरे ध्यान से सुन लें, मैं मुसद्दिक़ का बात कर रहा हूँ। जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे तो आखिरी जो उनका 6वां साल या उसके बाद की जो सूरत हाल थी वो मैं समझ नहीं सका कि उनकी सोच, ख़्याल, तबीयत, मिजाज में क्या बदलाव आ गया, क्या डेस्परेट हो गए थे, मायूस हो गए थे, किसी नफ्सियाती मसले का शिकार थे। आई डोंट नो, आई कांट कमेंट। बट मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि उन दिनों जनरल बाजवा साहब ये जो 4-5 लोग सीनियरिटी लिस्ट में थे, सबको काका दे के आते थे, सबको लोरी दे के आते थे, सबको लारा दे के आते थे कि अगला आर्मी चीफ तू है। हत्ता कि एनडीयू में जनरल नुमान होते थे, बड़े शरीफ नफ्स थे, बारिश थे, कमाल के शख्स थे, उनका कोई ताल्लुक सियासी गैर सियासी नहीं था, 5 वक्त नमाजी भी थे। उनके यहाँ भी गए एक इवेंट में तो उन्हें भी कह दिया कि मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन अफसर ये है और इसे आर्मी चीफ होना चाहिए।
सो इज़ द केस विद जनरल अज़हर, सो इज़ द केस विद जनरल फैज़, सो इज़ द केस विद जनरल साहिर, सो इज़ द केस विद जनरल आसिम मुनीर, सो इज़ द केस विद एवरीवन। और हकीकत हाल ये है कि जब रिकमेंडेशन की बात आती है सीनियरिटी लिस्ट के आगे, उन्होंने नाम ही किसी का नहीं लिखा होता सिवाय एक जनरल के जो अभी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं शायद। ये भाई साहब की हकीकत हाल है। तो वो लारा सबको देते थे और हर बंदे को उन्होंने आर्मी चीफ का ख्वाब दिखाया हुआ था। तो ये खान साहब की बात थोड़ी सी दुरुस्त नहीं मुझे लगती। हाँ, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जो टॉप सिटी के अलावा फैज़ साहब पे दीगर चार्जेस हैं, उनका क्या बनेगा? उसमें मैं ये आपसे अर्ज़ कर सकूँ, उसमें भी लोगों ने कहा जी कि वो जब पीटीआई के मेन ऑफिस पे छापा मारा गया तो रऊफ़ हसन साहब का शुक्रिया कि उनके तवज्जुह से कुछ ऐसी चीज़ें मिली, डाटा मिला जिससे साबित हुआ कि फैज़ हमीद साहब इन्वॉल्व थे और 9 मई में भी उनका ताना-बाना वो जोड़े हैं। इसमें भी मेरा ख़्याल है कुछ जल्दबाज़ी कर रहे हैं हमारे तज्ज़िया निगार। जो मेरी मालूमात हैं और राय हैं, 3-4 अहम सियासी शख्सियत जिनका ताल्लुक पीटीआई से बराह रास्त या बिलवास्ता हो सकता है, उन तक रडार ज़रूर जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ होता मैं देख नहीं रहा। 9 मई का जहाँ तक ताल्लुक है कि 9 मई के पीछे भी जनरल फैज़ का हाथ था या वो प्लानर थे, जो नून लीग एक थ्योरी लेके आ रही है, इसमें भी एहतियात की ज़रूरत है। क्योंकि ये इस्टेब्लिश करना कि कैसे जनरल फैज़ ने 9 मई को करवाया, कैसे ही वॉज़ द फैसिलिटेटर, कैसे ही वॉज़ द राइट हैंड टू इमरान खान, क्योंकि इमरान खान साहब जब गिरफ्तार, उनका मोबाइल तो उनसे ले लिया गया था, ये भी मुश्किल होगा। सो आई थिंक इट्स टू अर्ली। बात उसी हद तक रखें जो फ़ौज ने लिख के भेजी। टॉप सिटी का केस है और सियासी रवाबित और सियासी उनके मशागिल हैं जो 2 साल रिटायरमेंट के बाद पूरे होने तक वो नहीं कर सकते। और ये अब असल सवाल जो होगा कि इन 2 बरसों को पूरा होने से पहले जनरल फैज़ साहब के वो कौन से सियासी रवाबित थे, कौन सी सियासी कार्रवाइयाँ थीं जिनका फ़ौज ने नोटिस लिया और उन्हें फिर गिरफ़्तार किया। हाँ, एक बात मैं आपसे और अर्ज़ करूँ, जो टॉप सिटी केस है, उस केस में 2 ब्रिगेडियर और थे इनके साथ, जो पिटीशन में नाम उनके लिखे हुए हैं। उन ब्रिगेडियर साहिबान तक भी बात जाएगी। और एक खबर जो मैंने पहले आपको दी कि एक अप्रूवर भी हैं, एक वादा माफ़ गवाह भी हैं, जो जनरल फैज़ के साथ सर्व कर चुके हैं, जो ओसी रैंक के थे। उस अप्रूवर के मंज़र आम पर आने के बाद, वो मामला सामने आने के बाद, जो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी जारी थी, फिर फैज़ साहब पे हाथ डाला गया है, कच्चा हाथ नहीं डाला गया। और उनके दौर में जो लोग उनके साथ काम करते रहे, उनकी छानबीन इदारा उनके जाने के बाद भी कर चुका है और अब भी कर रहा है। और उसमें एक अप्रूवर की इत्तला है और 2 दीगर ब्रिगेडियर साहिबान जो उनके साथ डीजीसी के तौर पर जब वो थे, काम कर रहे थे और जिनका ज़िक्र उस पिटीशन में है, उन तक भी हाथ जाएगा। 100 दीगर अननोन लोगों का ज़िक्र भी है उस पिटीशन में, वो अब अननोन ही है, उनका तयन करना मुश्किल होगा। तो वो जो बहुत दूर की आप सोच रहे हैं कि शायद बाजवा साहब भी रगड़े जाएँगे, साकिब निसार साहब भी, आसिफ गफूर भी, ए भी, बी भी, सी भी, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि प्रेस रिलीज में तायुन इन बातों का नहीं हुआ। तो फ़ौज बड़ी कैलकुलेटेड एक इदारा है जो कि तायुन शुदा चीज़ों को ही बाहर लेके आती है और उन्हीं पे ही बात करती है। इस सिलसिले में अब सियासी जमातें सिर्फ अपनी अपनी मर्जी का बयानिया घड़ेंगी। हाँ, एक बात ज़रूर हुई है कि सोशल मीडिया की पल्स पे फ़र्क पड़ा है और उसके ऊपर जो असरात हैं वो आप ट्विटर पे, यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने दोस्तों से कि प्रैग्मैटिक रहा करें, जज्बाती हो के एक्टिविज्म की जानिब ना जाया करें, क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एन एक्टिविस्ट एंड अ जर्नलिस्ट। एक जर्नलिस्ट का काम है कि वो बताए कि हो क्या रहा है और ख़बर क्या है, जानकारी क्या है। जर्नलिस्ट ये भी कह सकता है कि फ़लाँ सियासी जमात इन दिनों ज़्यादा मकबूल है। मैं तो कहता आया हूँ कि इमरान खान साहब बड़े मकबूल हैं, उनको लोगों ने वोट दिया है, वो अभी भी अपनी पोजीशन पर डट के खड़े हैं। लेकिन अगर ऐसी खबर आ रही है जो उनके हक़ में नहीं है, तो मुझे वो भी बयान करनी है और वो भी प्रैग्मैटिकली करनी है, रैशनली करनी है। 92-97 नंबर प्लेट का मैंने ज़िक्र करना है। नून लीग की सीएम है मोहतरमा मरीम नवाज़ गई थी आज अरशद नदीम के यहाँ, ओलंपियन जो हैं, गोल्ड मेडलिस्ट। भाई मुझे तो ये आइडिया बहुत पसंद आया, PAK 92 में, कमाल आइडिया। तो मैंने चेक किया ये आइडिया किसका है, तो ज़िशान मलिक साहब जो हैं उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र, उन्होंने बताया हमारे एक दोस्त को, राय शाहनवाज साहब को, कि ये जो नंबर प्लेट का जो सिविक गाड़ी तोहफे में की 10 करोड़ रुपया नगद इनामी रकम के अलावा, ये आइडिया है मोहतरमा मरीम नवाज़ का अपना, कि ये 92-97 नंबर प्लेट होनी चाहिए और ये सिविक गाड़ी पे लगनी चाहिए, PAK पाक 92-97, ये उनको गाड़ी तोहफे में दी गई और बताया गया कि ये आइडिया भी उनका है। बहुत अच्छा ये रिवाज और रीत है कि अपने हीरोज़ को इस तरह से हम सेलिब्रेट करें, उनको खराज तहसीन पेश करें। अब वो 14 अगस्त की परचम कुशाई की तकरीब पे वज़ीर-ए-आज़म के साथ होंगे।
मेरी ख्वाहिश और दुआ है कि सीएम केपी भी उन्हें बुलाएं, सीएम बलूचिस्तान भी बुलाएं, सीएम सिंध भी बुलाएं, सब उन्हें बुला के ऑनर करें और ये तासुर दें कि हम सब एक हैं, क्योंकि अरशद नदीम ने और कुछ दिया हो या ना दिया हो, यूनिटी इस कौम को थोड़ी सी ज़रूर दी है, चंद लम्हे खुशी के ज़रूर इन्हें दिए हैं। तो आप जनरल फैज़ की इक्वेशन में बहकने की बजाय थोड़ा प्रैग्मेटिक रहिएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसके नतीजे में बहुत कुछ मज़ीद होने जा रहा है और उस बहुत कुछ से बहुत से ताने-बाने ख़त्म हो जाएंगे और लाइन लेंथ दुरुस्त हो जाएगी। यही वजह है कि आज अपोजिशन जमातों का इजलास भी जो है उसमें महमूद खान अचकज़ई हूँ, उनकी क़यादत पे एतमाद किया जा रहा है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात की जा रही है। मैं तो एक अरसे से कह थक गया था कि हुज़ूर बयानिया अपनी जगह, लेकिन हल पॉलिटिकल डायलॉग ही हुआ करते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही हुआ करता है, टेबल ही हुआ करता है। तो अच्छी बात अगर अपोजिशन आज मिल रही है और ये तय कर रही है कि हमने मिल बैठना है और कोई पॉलिटिकल इंगेजमेंट शुरू करनी है। For now, all is not well for PTI. For now, all is not well for their plans. हाँ, जुडिशल अपराइज जो है ये एक बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए। उसको डील कैसे करना है और उसका ताल्लुक फैज़ हमीद साहब से कैसे जुड़ता है और फैज़ हमीद साहब की वजह से आगे इसके ऊपर क्या बैंक ऑन करती है रियासत और हुकूमत, दिस विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग। फॉर नाउ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।